नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस प्रगति का बजट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार का बजट आ चुका है जिसको नाम दिया गया है गति। वो गति जो कि ज्ञान के लिए जरूरी हो जाती है, क्योंकि पिछली बार जब बजट पेश किया गया था तो ज्ञान को प्रदर्शित किया गया था और इस बार गति पर फोकस है। तो बजट में कई राहत भरे ऐलान किए गए हैं। विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,62,100 करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले साल की तुलना में 12% ज्यादा है। ओपी चौधरी ने बजट में 1 रुपए पेट्रोल सस्ता करने और सरकारी कर्मचारियों को 53% डीए की घोषणा भी की। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गति थीम पर इस बार बजट पेश किया है। आपको बता दें कि विपक्ष को लेकिन ये बजट निराशाजनक लग रहा है। इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि बजट को शब्दजाल उन्होंने बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, ये था क्या? ये बजट भाषण था या गणतंत्र दिवस का भाषण था या किसी कवि सम्मेलन की भूमिका थी? भूपेश ने आगे लिखा, ये जनता तो छोड़िए, भाजपा के लोगों को खुद समझ नहीं आया होगा। न जनता के लिए कोई राहत है, न किसान, न युवा, न महिला के लिए कोई घोषणा। बेहद निराशाजनक और सिंगल माइक पॉडकास्ट समाप्त हुआ। भूपेश बघेल इसे छत्तीसगढ़ की दुर्गति तक बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बजट पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि साय सरकार का यह बजट कोरी कल्पना है। ना तो इसमें कोई नीति है, ना ही विजन है। यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास के लिए नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के विनाश के लिए है। तो बजट पेश हो चुका है, बजट के साथ ही शुरू हो चुकी है सियासत। और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है विपक्ष की ओर से, क्यों निराशाजनक लग रहा है विपक्ष को यह बजट, तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। बार हमारा पूरा फोकस गति पर रहेगा और गति में जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये चारों बिंदुओं के माध्यम से हम अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करेंगे और उस आर्थिक विकास की जो तेज गति होगी उससे सीधी सी बात है हमारे जीडीपी का साइज बढ़ेगा, हमारे टैक्स कलेक्शंस बढ़ेंगे। तो ये जब चीजें करेंगे, आर्थिक विकास के लिए कदम उठाएंगे तो हमारे टैक्सेशन बढ़े, हमारे टैक्स बिना रेट बढ़ाए अच्छा कलेक्शन बढ़ेगा, आर्थिक विकास का सीधा लाभ मिलेगा। और आर्थिक विकास जब होगा तभी हम गरीब कल्याण या युवा कल्याण या नारी कल्याण या किसान कल्याण की योजनाओं को ला सकते हैं। इसी गति की बुनियाद पर ज्ञान का कल्याण संभव है। यही इस बजट का मूल थीम रहा है। 2047 तक हमको क्या करना है, ये दीर्घकालिक लक्ष्य हो गए। 2030 तक के लिए हमने मध्यकालिक लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है और हम अल्पकालिक जो हमारी रणनीति मानते हैं वो बजट को मानते हैं। बजट एक वर्ष की योजना हो गई, मध्यकालिक जो हमारे टारगेट हैं 2030 तक के हमारी रणनीति होगी और दीर्घकालिक जो लक्ष्य हो 2047 तक की रणनीति होगी। आज बजट प्रस्तुत हुआ है तो इसमें ज्ञान के लिए गति इसका थीम है और गति मतलब गुड गवर्नेंस। हमारा ये प्रदेश पहला स्टेट होगा पूरे देश में जो सुशासन स्थापित करने के लिए एक सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं और इसके माध्यम से सुशासन स्थापित करने का हमारा प्रयास है। और उसी तरह से जी मतलब गुड गवर्नेंस, एक का मतलब अधोसंरचना में विस्तार। और चूंकि ये साल हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष है तो हम लोगों ने इस वर्ष को विश्वास वर्ष के रूप में भी मनाया है और अटल निर्माण वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। तो अधोसंरचना का तेजी से हम लोग इस वर्ष में विकास करने वाले हैं। और उसी तरह से टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी का विकास, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का अपने सरकारी कामों को निपटाने में उसका प्रयोग करेंगे। और आई का मतलब है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उद्योग धंधा तेजी से छत्तीसगढ़ में विकसित हो ताकि यहाँ पर निवेश भी आए। और हम लोग नई उद्योग नीति भी लॉन्च किए हैं जिसमें विशेषकर रोजगार को जोर दिए हैं कि अधिक से अधिक इन उद्योग धंधों के माध्यम से हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिले। तो ये गति का ये अर्थ हुआ है और
इस बजट में सभी वर्गों के लिए ख्याल किया गया है। बजट में केवल ये उबाऊ और थकाऊ भाषण था, केवल उसके प्रवचन सुन रहे थे, जो कविता कर रहे थे, लेकिन बजट में नया कुछ है ही नहीं। ज्ञान साल भर में किसी एक भी छत्तीसगढ़ के लोगों को ज्ञान का अर्थ पूछ लीजिए, इन्होंने जो बताया था, तो गतिक भी हर्ष वही ज्ञान जैसे होगा। ये बस वही नई बोतल पुरानी शराब। सरकार का बजट पूरी तरह से कोरी कल्पना है। न इस बजट में कोई नीति है, न कोई विजन है। ये बजट छत्तीसगढ़ के विकास के लिए नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के विनाश के लिए बजट है। पिछले एक साल में सरकार का बजट का पैसा 1 रुपए गांव में और शहरों में नहीं गया। 40,000 करोड़ से अधिक इस सरकार ने कर्जा लिया। इसलिए ये बजट पूरी तरह से दिशाहीन बजट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बजट पेश हो चुका है। बजट पेश होने के साथ ही सियासत भी, क्योंकि बजट तो पेश हो चुका है। एक और सरकार दावे कर रही है बजट के बाद के पहले जब ज्ञान लाया गया था, तो अब कहीं ना कहीं गति लाया गया है, जो कि धरातल पर उतरेगा और इससे कई फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ की गति के लिए विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना का यह बजट बताया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसे निराशाजनक मान रहा है। अब आखिर क्या कुछ मायने हैं विपक्ष के इसको निराशाजनक बताने के लिए, और कैसा आखिर ये बजट, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय मैं करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से के एस चौहान जी जुड़ चुके हैं, और अर्थशास्त्री हमारे साथ तपेश चंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, और जल्दी हमारे साथ कांग्रेस से भी प्रतिक्रिया रखने के लिए धनंजय जी जुड़ेंगे। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। किसी भी राजनीतिक प्रतिक्रिया लेने से पहले सबसे पहले तपेश चंद्र जी, बिल्कुल मैं आपके पास आना चाहूंगी। बजट पेश हो चुका है और गति थीम पर है। पहले देखा गया था कि ज्ञान थीम पर बजट लाया गया था, और अब गति, और गति के साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि विकसित छत्तीसगढ़ की जो गति है उसको कहीं ना कहीं ये बजट गति देगा। लेकिन कितनी गति देख पा रहे हैं आप? गति थीम पे तो लाया गया है, लेकिन जो बजट पेश हुआ है, राजनीतिक अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, लेकिन क्योंकि आप अर्थशास्त्री, समझना चाहूंगी सर मैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये जो बजट है विकास की एक कहानी है और विश्वास का प्रतीक है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें जो आती है, बजट में सुदृढ़ नीति और दूरदृष्टि दिखने पे आती है। हमने बच्चों की शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, स्कूल शिक्षा हो, या मेडिकल का हो या नर्सिंग का हो, सभी विषयों को ध्यान में देकर शिक्षा के प्रति ध्यान रखते हुए पर्यटन और खेल को भी प्रोत्साहित किए जाने की योजना है। कृषि के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय, उनके अध्ययन अध्यापन के लिए उनके महाविद्यालय, उनके जो खाद, मिट्टी परीक्षण, ये सब चीजों के बारे में पूरी प्रावधान किए गए। आवास, चिकित्सा, उद्योग, व्यापार और अधोसंरचना विकास, इन सभी बिंदुओं पर विशेष ध्यान देते हुए सांस्कृतिक संरक्षण की बात कही गई है। महाविद्यालय, स्कूल, पशु चिकित्सालय, नर्सिंग और कई हॉस्पिटल की स्थापना ये चीज बताती है कि आम नागरिकों को किस तरीके से खुशहाल बनाया जाए। उन चीजों को लेकर हम इस पे चर्चा कर रहे हैं और उन्हीं बातों को लेकर बजट में प्रस्तुतिकरण किया गया है। फिर इसमें एक कहा जाए कि एक माफीनामा भी है, जो जीएसटी का 25,000 से कम का जो बजट है, उन चीजों को जिनका विवाद चल रहा था, ऐसे प्रकरणों को वापस लेने की कोशिश की गई जो लगभग 62,000 के करीब थी, उसको वापस लेने के लिए भी प्रावधान किया गया। तो व्यापारी भी इससे, बड़ा वर्ग जो है इससे खुश होता है। और यदि अगर हम किसी प्रकार के किसी के लाभ या अनुचित तरीके से पहुंचने वाले अनुलाभों के बारे में चर्चा करें तो ऐसा कोई भी चीज नहीं मिलता। प्रेस वालों के लिए भी उचित प्रावधान किया गया। साथ में अधिकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते वगैरह होते हुए उसकी बात हुई। साधु संत धर्मावलंबियों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए। इन्हें अपने लक्ष्य राम वनगमन मार्ग के उसके विकास और जो तीर्थाटन के लिए जाएंगे रामलला के दर्शन के लिए, उनके लिए भी प्रावधान करके ये चीज जताया गया कि पार्टी जो है अपने जिन विचारधाराओं को लेकर सत्ता में आई है, उन विचारधाराओं को लेकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। निश्चित, कहीं ना कहीं फोकस उन लक्ष्यों पर रखा गया है। फिलहाल बने रहिएगा आप हमारे साथ। के एस चौहान जी से पहले प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। चौहान जी, बजट तो पेश हो चुका है और दावे हर बार जिस तरह से आपके रहे हैं, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं निराशाजनक बता रहा है। बल्कि भूपेश बघेल जी तो ये कह रहे हैं कि ये भाषण क्या था, आखिर उबाऊ था, जनता ही नहीं समझ पा रही। मुझे तो उन्होंने तो ये तक कहा है कि शायद बीजेपी नेता भी नहीं समझ पाए होंगे कि आखिर प्रावधान क्या किया है इसमें। क्या कहेंगे?
पहले तो सबसे पहले मैं गुप्ता जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने ये बोला है कि भारतीय जनता पार्टी जो सोच रख रही है, जिस लक्ष्य को लेके आगे बढ़ रही है, वो उस लक्ष्य के लिए ये कदम है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने तो कम से कम समझा। एक अर्थशास्त्री तो समझ सकता है, अब आप नहीं समझते हैं तो इसमें हमारी क्या तकलीफ, हम क्या करें। लेकिन या तो आप समझते हैं और आप अगर 500 करोड़ रुपए नगर उत्थान के लिए दिया जा रहा है, तो अगर आपको 500 करोड़ रुपए ये नहीं दिखता है, आपको तो 508 करोड़ रुपए दिखता है जिसका आरोप आपके ऊपर लगा हुआ है। आपको अगर 50 करोड़ रुपए महतारी सदन के लिए नहीं दिखता है क्योंकि आपने महतारियों का वादा खिलाफी की है। आपको 40 करोड़ रुपए एयरपोर्ट का नहीं दिखता है क्योंकि आप हवा में रहते हो। आपको 500 करोड़ एनईएफटी का नहीं दिखता है। आपको 600 करोड़ 65,000 मजदूरीहीन भूमिहीन मजदूरों का नहीं दिखता है। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं जो ये प्रावधान किया है। आपको 8,500 करोड़ रुपए का प्रावधान नहीं दिखता है जो पीएम आवास योजना के तहत दिया गया है, जिसके लिए आप जो आपने लोगों के घर उजाड़े, आपको उखाड़ फेंक दिया, आपको नहीं दिखता है। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। आपको अगर 5 करोड़ रुपए मेट्रो का नहीं दिखता है जो दुर्ग से लेकर रायपुर तक चलेगी, उसके सभी सर्वे वगैरह की जाएगी, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। आपको 600 इंजीनियर की भर्ती का नहीं दिखता है, तो हम क्या कर सकते हैं। और मुख्य खुशी जी, जिसको सुन के सभी के चेहरों में खुशी आ जाती है, वो ये है कि 1 रुपए पेट्रोल अगर कीमत नीचे की गई है, वो आपको नहीं दिखता है। तो हम क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, एम्स, IIM, नर्सिंग कॉलेज, उसके बाद नेशनल लॉ ऑफ कॉलेज को अगर हम लाते हैं और वो आपको नहीं दिखता है, वो निराशाजनक दिखता है, तो हम क्या कर सकते हैं। अब आप लोग को कुछ समझ नहीं आता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हमने तो क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को समझ में आया और सभी के चेहरों में खुशी आ गई है। तो हम क्या कर सकते हैं। धनंजय जी से जवाब ले लेते हैं, क्या वो समझ पा रहे हैं। देखिए धनंजय जी, तमाम बातें उन्होंने गिनवा दी कि आपको ये नहीं दिख रहा है चौहान जी ने, पर कमी कहाँ दिख रही है ये मैं जानना चाहूंगी आपसे बजट में। देखिए खुशी जी, अगर अभी की बजट को देख रहे हैं जिसकी साइज लगभग 1,65,000 करोड़ की है, इसके पहले की बजट को आप देखते हैं इनकी तो 1,45,000 करोड़ की बजट था वो। और उस 1,45,000 करोड़ की बजट पास करने के बाद आप देखेंगे वित्त मंत्री जी को, सभी मंत्रियों को, विभाग को पत्र लिखना पड़ता है कि आप 6 महीने में उस राशि को खर्च नहीं कर पाए। मतलब समझ सकते हैं कि ये राशि का बंटन ही नहीं हुआ था। और 1,45,000 करोड़ की बजट पास करने के बाद 1 साल के भीतर शायद सरकार ने लगभग 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ा दिया। अब दूसरी बार बजट प्रस्तुत किए हैं 1,65,000 करोड़ का, तो आप मान के चलिए कि इस साल भी ये सरकार 65,000 करोड़ के आसपास की कर्ज लेगी, क्योंकि सरकार तो पूरी तरीके से कंगाल हो चुकी है। सरकार के पास कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे वित्तीय जनरेट हो। और जिस प्रकार से बजट को आप देखते हैं, पिछले बजट में था 33,000 शिक्षकों की भर्ती की बात थी, 1 साल में भर्ती तो हुआ नहीं। और अभी फिर बजट में 20,000 शिक्षकों की भर्ती की बात की, मतलब 13,000 शिक्षकों के बजट में जो कटौती कर दिया गया है। अगर 1 साल में भी भर्ती नहीं हो पाती तो हो सकता है अगले साल 10,000 शिक्षकों की भर्ती की बात करें। दूसरी बड़ी बात आप देखेंगे, बिजली बिल हाफ योजना, इनके बजट में पिछले बार में लगभग 1,275 करोड़ रुपए उसके अनुदान के लिए रखा गया था। और अभी क्या आप बजट में देखते हैं सो घटाकर 1,000 करोड़ रुपए कर दिए गए। मतलब आप समझ सकते हैं कि 275 करोड़ रुपए का व्यय भार जनता पर बढ़ने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, बिजली की दरें वैसी महंगी हो चुकी है जिससे राहत देने के लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरी बड़ी बात आप देखते हैं कि गरीबों के आवास जो लगातार भारतीय जनता पार्टी ढिंढोरा पीटती है, नंगारा बजाते रहती है कि 18 लाख आवास के लिए हमने स्वीकृति दे दी है। तो पिछले बजट में आप देखते हैं कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के लिए 8,775 करोड़ रुपए रखा गया था, लेकिन 18 आवास भी नहीं मिल पाया है। इस बार फिर लोगों को गुमराह करने के लिए 8,000 करोड़ का प्रावधान किया है। भाई प्रावधान करने से क्या है, उस राशि को आप खर्च कहां से करेंगे, राशि आएगी कहां आपके पास में, वो तो दिखा नहीं 1 साल में। तीसरी बड़ी बात देखेंगे, स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है यहाँ पे स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में। स्वास्थ्य विभाग में देखेंगे दवाइयां नहीं है, टेस्ट के ट्यूब नहीं है, एम्बुलेंस मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, उसके लिए सरकार ने बजट में कोई अच्छा प्रावधान नहीं किया है।
तीसरी बड़ी बात आप देखते हैं कि मोदी की गारंटी, जिसको बोलने से ना तो मुख्यमंत्री शाह जी थकते हैं ना भाजपा नेता थकते हैं, उस मोदी की गारंटी में महिलाओं को 500 सिलेंडर देने का वादा था, जो इस बजट में नहीं दिखा, पिछले बजट में नहीं था। और आप देखेंगे रोजगार, जो 1 लाख सरकारी रोजगार का बात था, वो तो रोजगार के अवसर है ही नहीं इसमें। पूरी तरीके से बजट जो है सिर्फ कागजी पुलाव की तरह है, कागजी घोड़ा है। लेकिन जो गति आई गई है, गति की आई को कहीं ना कहीं रोजगार से दर्शा रही है बीजेपी कि ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जिस तरह से होगी तो रोजगार के अवसर तो वहां पैदा होंगे, इस तरह की बात भी कही जा रही है उनकी ओर से। इंडस्ट्री यहाँ के बंद हो रहे हैं 1 साल में, नया इंडस्ट्री ग्रोथ की बात आप कैसे करेंगे? यहाँ पे आप देखेंगे आयरन स्टील वाले जो है हड़ताल कर चुके हैं, राइस मिलर हड़ताल कर चुके हैं। 700 ऐसे कंपनियां हैं जो 1 साल के भीतर राज्य में अपने कारोबार बंद करके चली गई है। तो भाई इंडस्ट्री खुलेगा तो रोजगार मिलेगा। आप जाके कागजों में एमओयू कर लेते हैं, बड़े बड़े बयान दे देते हैं कि 5 लाख करोड़ का निवेश आया, 6 लाख करोड़ का निवेश आया। भाई धरातल पर क्या है? यहाँ पे तो दिख रहा है ना कि कैसे रोजगार छीना जा रहा है, कैसे महंगाई बढ़ रही है। आपने शराब के दाम में 3000 रुपए तक की कटौती कर दिया, कमी कर दिया, सस्ती कर दिया है, लेकिन बिजली के दर जो है, जिससे हर घर लगभग 44 लाख उपभोक्ता प्रभावित होते हैं, उस बिजली के दर में कटौती के लिए आपके पास कोई प्रावधान नहीं है। आप शिक्षा की अगर बात करते हैं तो सरकारी स्कूलों की जो हालत खराब हुई उसमें कोई आपके पास प्रावधान नहीं है। अगर आप देखते हैं गरीबों की हम बात कर लेते हैं तो गरीबों को जो कांग्रेस की सरकार में जो रजिस्ट्री के दौरान जमीन खरीद पर 30% छूट मिलता है तो आपने खत्म कर दिया और 5% टैक्स में बढ़ा दिया है। तो आप करना क्या चाहते हैं? आप कागजों में बना लिए, आपने हवाई बात कर लिया। इस बजट का क्या लाभ करना क्या? चाहते हैं चौहान जी? बिल्कुल आपके पास 1,65,000 करोड़ रुपए का बजट आपने बना लिया, आपके पास तो कंगाली है। ठीक है, चौहान जी से पूछूंगी मैं आगे करना क्या चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया तपेश जी से, जिस तरह का आप जिक्र कर रहे थे। तपेश जी देखिए, हाल ही में धनंजय जी ने जिक्र किया कि ठीक है प्रावधान तो कई किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर कैसे उतारेंगे? क्या कर्ज ले लेके उतारेंगे? तो जो बजट पेश हुआ है, प्रावधान हम सबके सामने है, क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, लेकिन अगर इस एंगल से हम देखें कि किस तरह से सामंजस्य बना पाएंगे, आय व्यय की बात हो या फिर कर्ज की जिस तरह से बात की जा रही हो, कितना आप समझ पा रहे हैं सर इस चीज को? जी जी, देखिए आप निरंतर देख लीजिए, जीएसटी कलेक्शन आ रहा है, उसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, इससे कर अपवंचन यानी कर चोरी की स्थिति नियंत्रण में आती जा रही है। जब कर चोरी नियंत्रित होगी तो निश्चित तौर पे राज्य सरकार हो या चाहे केंद्र सरकार हो, आर्थिक रूप से मजबूती को प्राप्त करेगी। अब बात यह है कि किसी भी कर के में छूट देने पर एक प्रकार से उसका टर्नओवर बढ़ जाता है, अर्थात लोग बाग उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसका पहले जितना काम होता था उससे ज्यादा काम होने लगता है। तो इसका लाभ आपको मिलेगा जमीन वगैरह के रजिस्ट्री वगैरह पे, मकान वगैरह के रजिस्ट्री में। दूसरा, शराब की जहां तक बात है, लोगों में जो मनोवृत्ति है वो किसी भी तरीके से नियंत्रित नहीं हो पा रही है। तो ऐसी दशा में उम्मीद की जा सकती है कि जो शराब के विक्रय से जो हमें शुल्क प्राप्त होता था, राजस्व प्राप्त होता था, वो बढ़ेगा। तो ये हमारे आय के मुख्य स्रोत है। आरटीओ के कारण अब देखिए पुरानी गाड़ियां हटने का समय आ गया है, अब नई गाड़ी लोग बाग खरीदेंगे तो रोड टैक्स और उसमें चीजें होगी, ये तय है। अब 12 लाख रुपए तक आयकर में छूट है, तो लोग बाग का विनियोग करने की मनोवृत्ति बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा अधिक आएगा तो वो उसको खर्च करेंगे। अगर खर्च नहीं करेंगे, बचत करेंगे, तो पूंजी का निर्माण होगा। जब कभी भी पूंजी का निर्माण हो या पैसा सर्कुलेशन में आए तो व्यापार और रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। फिर राज्य में जो इतनी योजनाएं लगाई जा रही है, आईटी हब बनाने की बात हो रही है, मेडिको सेंटर बनाने की बात हो रही है, फिल्म इंडस्ट्री डालने की बात हो रही है, तो ये सब चीजों से क्या रोजगार सृजन नहीं होगा? फिर मेट्रो का सर्वे का कार्य हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप हो जाएगा, आपका पीडब्ल्यूडी भी काफी ज्यादा निवेश हो रहा है, तो इन चीजों का लाभ तो कहीं ना कहीं मिलेगा जनता से और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। फिर शिक्षा में जो कमियां थी, हमारे यहाँ के बच्चे निरंतर जा रहे थे राज्य के बाहर, कोटा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बॉम्बे में, तो ये जो हो रहा था इससे अब लगाम लगेगा क्योंकि हमने अपने शिक्षा के स्तर को सुधार करने की पूरी कोशिश की है। नर्सिंग कॉलेजेस खाली बैठे जा रहे थे, लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे थे। अब यही के लोग एडमिशन लेंगे, यही पढ़ेंगे, तो हॉस्पिटल में भी वो सुविधाएं मिलेंगी। तो सेवा का अवसर और रोजगार का अवसर दोनों प्राप्त हो रहे इस बजट में।
तो मैं तो इसे बहुत संतुलित और नियंत्रित मानता हूं। फिर एक चीज और महत्वपूर्ण है, यह किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, ना ये उद्योग के लिए है, ना ही ये कृषि के लिए है, ना ही युवाओं के लिए है, ना महिलाओं के लिए है, ना ये सरगुजा का बजट है, ना बस्तर का बजट है, और ना ही रायपुर का है, ना तो ये शहर का बजट है, ना ही गांव का। आप बताइए, अगर इंटरनेट की फैसिलिटी या मोबाइल टावर्स की सुविधाएं दी जाती तो क्या शहर और गांव दोनों का लाभ नहीं होगा? इसका ये विभक्तिकरण कर देना कि सिर्फ शहर के विकास के लिए है या गांव के विकास के लिए है या किसी एक वर्ग विशेष के लिए, ऐसा नहीं है। हमको अपना विजन ओपन करके दिखाना पड़ेगा। निश्चित कहा जा सकता है, पहले ज्ञान लाया गया था तो वहां वर्गों पर फोकस था, लेकिन इस बार गति का कहीं ना कहीं बजट ये कहा जा रहा है। और प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं चौहान जी से। चौहान जी, देखिए धनंजय जी का ये कहना है कि ठीक है, प्रावधान तो किए जा रहे हैं, आप वादे करते हैं लेकिन वादों को तोड़ देते हैं। जो प्रावधान किए गए, पहले किए गए, अब किए गए, लेकिन क्या धरातल पर उतना उतरेंगे? देखिए, विपक्ष के होने के नाते इनका धर्म है कि नेगेटिव चीजें बोलना, लेकिन विपक्ष की भूमिका रहती है पॉजिटिव। दूसरी बात यह है कि आप हवाई बातें मना करें। आप बोलते हैं कि हमारी आय कम हो गई है, जबकि हमारी आय लगभग 7% जीएसडीपी बढ़ा है, जो 1% जीडीपी, जो इंडिया की जो जीडीपी है उससे ज्यादा है। ये आपको ज्ञान होना चाहिए माननीय प्रवक्ता जी कि हमारा जो पिछले साल का जो बजट है, पिछले साल की जो जीएसडीपी है वो लगभग 7.5% की बढ़ी है, जो 1% ज्यादा है। तो ये आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि हमारे अर्थशास्त्री बोल रहे थे कि इस बजट में सबसे अच्छी बात क्या दिखी कि ये किसी एक वर्ग का नहीं है, बहुत बेहतरीन। और ये इस बजट की आत्मा है कि ये सर्वहारा के लिए, ना ये सरगुजा के लिए, ना बस्तर के लिए, ये सभी के लिए, ना ये महिलाओं के लिए, ना ये सिर्फ युवाओं के लिए, नहीं ये सिर्फ किसानों के लिए, ये सभी के लिए। अभी इलेक्ट्रिसिटी की बात बोल रहे हैं, 3,500 करोड़ रुपए क्या आप लोग को नहीं दिखते जो पंप के इलेक्ट्रिसिटी में प्रावधान किया गया है? वो नहीं दिखता है आप लोग को, या वो नहीं दिखता है? अभी महिलाओं की बात करें तो 5,500 करोड़ रुपए आपको नहीं दिखता मातारी वंदन का? क्या आपको 277 करोड़ रुपए पीएम श्री आवास योजना के तहत जो बच्चियों को सुविधाएं दी जाएंगी वो नहीं दिखता है? क्या उद्यमिता जो महिलाओं के लिए ज्यादा खोली जा रही है वो आपको नहीं दिख रहा है? क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि एम्स, आईआईएम और एनआईटी, आईआईटी और नेशनल कॉलेज और तकनीकी रूप से हम लोग इतने समृद्ध हो रहे हैं, इतने नर्सिंग कॉलेज के लिए, जितना हम जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से छत्तीसगढ़ में नर्सिंग कॉलेज नहीं है, उससे ज्यादा हम नर्सिंग कॉलेज खोलने जा रहे हैं। आपको ये नहीं दिखता है? क्या आपके मतलब आप छत्तीसगढ़ की भलाई देखती नहीं है? आपका धर्म है कि हमारे को बताना कि कहाँ गलतियां हैं, कहाँ कमियां हैं। लेकिन आपका धर्म ये भी है कि 1,65,000 करोड़ में क्या अच्छा है उसको भी बोलना, जैसे कि अर्थशास्त्री हमारे बोल रहे हैं। थोड़ा सीखना चाहिए कांग्रेसी नेताओं को कि ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ के छत्तीसगढ़, लेकिन वो इस एंगल पे भी ले जा रहे, ठीक है प्रावधान किए गए, उससे वो एग्री भी कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना धरातल पर उतरेंगी ये चीजें। खुशी जी, कैग नाम की भी एक चीज है, कैग नाम की, CAG, अर्थशास्त्री जी बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे साथी प्रवक्ता भी जानते होंगे। कैग नाम की भी इस भारत में एक चीज है जो मतलब जो सब मतलब पूरे राज्यों के जो लेख होते हैं वो पूरा देखती है, और वो उसकी रिपोर्ट आई थी कि इन्होंने 70% अपना जो पूरे 5 सालों में 70% इतना अपना उपयोग किया, 30% इन्होंने किया हुआ है छत्तीसगढ़ी। भूपेश सरकार की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद उनका वो बोलना है कि 35% ग्रामीण विकास के लिए जो पैसा, ठीक है चलिए फिलहाल देखिए समय की कमी, जवाब ले लेती हूँ मैं धनंजय जी से। धनंजय ठीक है, देखिए भाजपा के प्रवक्ता को कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले अपने वित्त मंत्री के उस पत्र को पढ़ना चाहिए जो अपने मंत्रियों को विभाग में लिखे थे। आप राशि खर्च नहीं कर पाए, अरे राशि रहेगा तो आपके विभाग में खर्च होगा। चौहान जी जवाब ले लेने दीजिए, समय की कमी है।
ठीक है ना। धनंजय जी। दूसरी बड़ी बात मैंने कहा ना, मैंने जो बातें फैक्ट में कहा है कि पिछले बजट में आपने 1275 करोड़ रुपए बिजली बिल हाफ यूजिंग लिखा था, इस बार में 1000 करोड़ रुपए मतलब 275 करोड़ रुपए का व्यवहार तो आप जनता पे डाल दिए। आप एक और महतारी वंदन योजना में 1000 रुपए दे रहे हैं, दूसरी ओर 1000 रुपए का जो कर्जा है उसको लेने के लिए आप शराब में 3000 रुपए की छूट दे रहे हैं, और वही पेट्रोल डीजल में आप उद्योगपतियों को 17% वेट लेते हैं और आम जनता से 24% लेते हैं। तो ये नीतियां आपकी किसके लिए है? और ठीक कहा अगर शास्त्री जी ने, ये बजट ना तो आदिवासियों के लिए, बस्तर के लिए, ना बिलासपुर के लिए, रायपुर के लिए, ये बजट तो सिर्फ हवाई बजट है। किसी के लाभ के लिए बजट होना चाहिए ना। आपके पास रोजगार को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है, लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कोई प्लानिंग नहीं है आपके पास में, लोगों के शिक्षा के लिए बेहतर प्लानिंग नहीं है। आप झुंझुना पकड़ा रहे हैं, पहले 33,000 शिक्षकों की भर्ती की बात बजट में करते हैं, फिर 20,000 की बात करते हैं, तो दगाबाजी तो खुद बजट में किया जा रहा है। अगर विपक्ष सवाल उठा रहे जवाब दीजिए। और आपके बजट अगर मैं हमारी टिप्पणी गलत है, हम तो आपको चैलेंज कर रहे हैं, पिछले बार के बजट उठा घर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पिछले बजट में ठीक है, आपने चलिए क्या कुल मिलाकर देखा जाए ठीक है, वो देखने वाली बात होगी बजट जो आ सारी चुका है योजनाओं धरातल पर पर कितना पैसा उतरता है लगा रहे हैं, और कैसा रहता है। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है, ठीक है, समय की कमी इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए बजट पेश हो चुका है, प्रगति का बजट कहा जा रहा है, लेकिन इससे छत्तीसगढ़ को कितनी गति मिलती है ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।